भारतीय जनता पार्टी को हम गुजरात से उखाड़ फेंकेंगे। इस पूरे राहुल गांधी की बात को आप कैसे देखते हैं? इसके क्या सियासी मायने हैं? एक लाइन में कहूँ संजय जी, जी बिल्कुल। बीजेपी को डरना पड़ेगा। गुजरात कितना कठिन मानते हैं आप कांग्रेस के लिए खासकर? हाँ, राहुल गांधी के लिए एक चीज और भी कहूँगा, राहुल गांधी को वर्तमान समय में जो भी गुरु मिला है वो गुरु उनका कहीं ना कहीं अच्छा है। राहुल गांधी अब उन सारी चीजों पे फोकस करेंगे जो विकास से भी वंचित रह गए हैं। राहुल गांधी के आने पर एक समय हूटिंग होती थी सदन में, आज राहुल गांधी के आने पर उत्साहवर्धन किया जा रहा है। क्यों नहीं बीजेपी ये चीज मानने को तैयार है कि उनका जो ग्राफ था वो कम हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और चर्चा करेंगे आज राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद जब से वो नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं तब से बीजेपी और एनडीए सरकार के ऊपर लगातार वो हमलावर दिखे हैं। संसद सत्र के दौरान भी वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर हमलावर दिखे। हाँ, निशाना साधते हुए मोदी सरकार के ऊपर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो था हिंदू हिंसा को लेकर। हिंदू हिंसा को लेकर जब वो संसद सत्र के दौरान बयानबाजी कर रहे थे तब देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में उनके भाषण के उस शब्द को जोड़कर कई सारे संगठन सड़कों पर उतर आए, हिंसा शुरू कर दिए, राहुल गांधी के पुतले फूके गए। इसी सिलसिले में गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में भी बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी का पुतला फूका, जिसको लेकर राहुल गांधी आज अपने गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर गए और वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि गुजरात में हम बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। और ये गुजरात जो उनका लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, उस गढ़ को हम ढहाने का काम करने वाले हैं और बहुत जल्द ही गुजरात में हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। कहा जाता है कि अमित शाह और मोदी का वो अपना घर है, वहां भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व है और उस वर्चस्व को तोड़ने का काम अब राहुल गांधी करने वाले हैं। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कई तरीके की बातें हो रही है कि शेर के मांद में जाकर शेर के मुंह से मांस छीनने के बराबर है राहुल गांधी का ये बयान। क्या है कुछ इसका मायने, क्या कुछ इसके सियासी कारण है, राहुल गांधी ने क्यों बयान दिया, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी नितेश मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडियो में ही। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में भाग लेने के लिए। सबसे पहले आपसे यही प्रश्न है मेरा कि राहुल गांधी आज अहमदाबाद पहुंचे, कांग्रेस कार्यालय पे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम गुजरात से उखाड़ फेंकेंगे और मोदी और शाह का जो ये घर है वो हम ढहाने का काम करेंगे। इस पूरे राहुल गांधी की बात को आप कैसे देखते हैं? इसके क्या सियासी मायने हैं? एक लाइन में कहूँ संजय जी, जी बिल्कुल, बीजेपी को डरना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि बीजेपी के पास वर्तमान समय में चाहे वो जितनी बातें करें लेकिन वो मुद्दे वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ हश्र हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये कहिए किसी तरीके से सरकार बन गई, ठीक है। ऐसे में राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी अपने से ज्यादा भी बोल जाते हैं राहुल गांधी। वो ये शायद भूल है कि गुजरात में अखिलेश यादव उनके साथ नहीं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट। अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मिली जीत को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं तो ये जान लें कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो उनको जीत मिली उसमें अखिलेश यादव का एक बहुत अहम रोल है। और निश्चित ही अखिलेश यादव पहले मुख्यमंत्री भले बाइलक बने थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की मेहनत साफ तौर पर दिखाई पड़ी। अखिलेश यादव की पीडीए पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे उससे कहीं ना कहीं बल मिला है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जिस फॉर्म में है, ये फॉर्म ठीक उसी प्रकार की फॉर्म है जैसे एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉर्म देखी जा रही थी। तो निश्चित ही कोई बैट्समैन अगर फॉर्म में चल रहा है तो ये भरोसा नहीं कि कब वो लसित मलिंगा की गेंद पे बाउंड्री के पार बॉल कर देगा। तो ऐसे में होशियार रहना पड़ेगा। बीजेपी होशियार रहने के लिए क्या कुछ करती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे जो एक चीज लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त अपने थिंक टैंक से ज्यादा राय लेने की बजाय वो अपनी उन समस्याओं को जो भीतरघात में चल रही उससे कहीं ना कहीं जूझती नजर आ रही और निश्चित ही इसका बहुत बड़ा फायदा राहुल गांधी उठा रहे हैं। जी संजय जी। नीतीश जी, लेकिन बात हमारी चर्चा हो रही है गुजरात को लेकर। अन्य स्टेट में कांग्रेस भी अपने सहयोगी दलों के साथ अच्छा परफॉर्म की इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अखिलेश यादव का उनको साथ मिला। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 2 लड़के आए हैं, यूपी के हैं और घूम टहल के निकल जाएंगे चुनाव बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ रिजल्ट में कुछ और आया और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन गुजरात अपने आप में बीजेपी का एक गढ़ है, एक घर है, वहां पे उसको हराना बहुत मुश्किल है। तो राहुल गांधी ने अगर गुजरात को लेकर इस कदर बयान दिया है तो उनके अपने पॉलिटिक्स हैं और उनके अलग अपने लोग होंगे,
जो पूरी बात उनको बताए होंगे, समझाए होंगे कि गुजरात को अगर हमें जीतना है तो किसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से हम काम करेंगे। वो वहां पहुंचे, उनके कार्यालय में पत्थरबाजी की गई थी और कई सारी चीजों को जला दिया गया था। राहुल गांधी के पोस्टर जलाए गए थे, राहुल गांधी की जो उनकी वो थी बना के उसको भी जलाया गया था। तो जो कुछ हुआ वहां पे, राहुल गांधी के अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम खड़े होकर उनका मुकाबला करते हैं। गुजरात कितना कठिन मानते हैं आप कांग्रेस के लिए खासकर? हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, अमित शाह को कितने वोट मिले और किसी को पता? कई लाख वोटों से जीते हैं। जब अन्य प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो रही थी उससे पहले अमित शाह ने एक पक्षीय चुनाव जीत लिया। अगर गुजरात में अमित शाह का ये वर्चस्व है तो निश्चित ही वहां कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी का होगा। पीएम का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं गुजरात को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो वहां से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रारंभिक राजनीति की भी शुरुआत वहां से हुई है। गुजरात हराने को लेकर जो बात करें, हाँ, राहुल गांधी के लिए एक चीज और भी कहूंगा, राहुल गांधी को वर्तमान समय में जो भी गुरु मिला है वो गुरु उनका कहीं ना कहीं अच्छा है। पहले इंडियन टीम के मैच होते थे, क्रिकेट मैच संजय जी, और खासकर ऑस्ट्रेलिया से, तो क्या होता था कि खेलने से पहले ही टीम इंडिया मैच हार जाती थी। इस पर शोध हुए, तमाम बातें हुई, तो ये बातें निकल कर आई साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ऑस्ट्रेलिया शुरुआत से हावी रहती थी इंडियन टीम पे, और तमाम ऐसे बयानबाजी या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर देना या किसी के बारे में ऐसा कहना। अब आप ये सोचिए कि उसने बीजेपी को, राहुल गांधी जी ने ये मजबूर कर दिया है कि मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इसने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। एक बड़ी बात है गढ़ में जाकर हराने की बात कहना, इतना कॉन्फिडेंस, और उस समय आंखों का एक्सप्रेशन देखिए राहुल गांधी का, जैसे उन्हें लग रहा है कि वो फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें भविष्य दिख रहा है। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा, इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल इन द इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़। तो निश्चित ही राहुल गांधी ने कुछ ना कुछ तो इस पर वर्कआउट किया है, और जो बात अंदर खाने से आ रही है उसमें ये भी बात आ रही कि भाजपा के तमाम जो नाराज थिंक टैंक हैं, जो सहयोगी हैं, जो सहयोगी नहीं मिलता है, जो सहयोगी जो थिंक टैंक हैं, जो भाजपा को राजनीति में कूटनीति का ज्ञान देते हैं, तो ऐसा चर्चाएं चल रही हैं कि ये लोग अब राहुल गांधी के साथ आ गए। एक दूसरा बड़ा फैक्ट है, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट पावर। बिल्कुल, बहुत सारे यूथ इस पे होते हैं, और देश का अगर माना जाए तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अब किसी भी मुद्दे को उठाना, गिराना, या यहाँ तक है किसी राजनेता के ग्राफ को भी ट्रेंड चलाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो संजय जी, अब आप सोचिए कि इस वक्त अगर आप भी निश्चित ही सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स यूज करते हैं, आप देखिए कि उस पे राहुल गांधी या कांग्रेस से रिलेटेड जो भी कंटेंट होते हैं वो कितना बूस्ट हो रहे हैं। क्यों? जो हाल एक समय भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जब था, विपक्ष ने लगातार आईटी सेल पर हमला बोला। आज की तारीख में आईटी सेल कहाँ है? कहीं दिख रही है? कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राहुल गांधी सोच रहे हैं। संविधान का एक मुद्दा बहुत बड़ा था, उस पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने अच्छे से कैश कराया, भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया। अभी तक संविधान को लेकर तमाम चर्चाएं चलती थी, अनुराग ठाकुर ने जिस तारीख से संविधान की बात को लेकर घेरा है उसके बाद से कहीं ना कहीं यह मुद्दा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के पास मौजूदा समय में कोई ना कोई छड़ी तो है कि कितना जादू दिखाएगी ये तो वक्त बताएगा। नहीं, बिल्कुल, राहुल गांधी पूरे जोश और उत्साह में जिस प्रकार से नजर आ रहे हैं, उनके जो बयानबाजी का दौर है उनका, उनमें अब कॉन्फिडेंस झलकता है। वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे जो 2014 और 19 में हमको देखने को मिले, उत्तर प्रदेश की विधानसभा 22 में देखने को मिले। अब उस राहुल में जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग उन्होंने यात्राएं की, अलग लोगों प्रांतों में गए, अलग अलग लोगों से जो मुलाकात किया, अब वो सारी कॉन्फिडेंस उनके अंदर झलक रही है। संजय जी, इसी को एक और तरीके से देखिए, तमाम राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जिस प्रकार से पहले कभी फील्ड पर प्रधानमंत्री मोदी बैटिंग करते थे, आज राहुल गांधी वैसे ही बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सत्ता में बीजेपी को रहते हुए 10 साल हो गए जी। अब विपक्ष के पास भी मुद्दे हैं, कई सारी जनता की समस्याएं हैं, अग्निवीर को लेकर जैसे राहुल गांधी लगातार घेराव कर रहे हैं, अलग अलग और मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, खासकर अब वो गुजरात
वो राहुल गांधी ये बात बाखूबी जानते हैं, अगर हम गुजरात को बीजेपी को हरा ले गए गुजरात में, तो फिर और जो अन्य प्रदेश है उनको जीतने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास एक मोहरा हो जाएगा कि हमने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, मोदी को हरा दिया और अमित शाह को हरा एक दिया। बड़ा इसको अगर उस तरीके से देखें तो जैसे यूपी की सियासत में हुआ, अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी को हराने के बाद लगातार चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, अयोध्या को कैच कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा सिर्फ सदन का नहीं है, सिर्फ अयोध्या का नहीं है संजय जी, वो इंटरनेशनली मामला है, एक इंटरनेशनल मामला है। अयोध्या मंदिर को जिस तरीके से जो ट्रेंड हुआ था, मंदिर की सजावट को लेकर, उद्घाटन को लेकर, तमाम उससे जुड़े जो भी डिस्प्यूट्स रहते, या ये कहा जा सकता कई सदियों का एक सबसे बड़ा विवाद जो हिंदू और मुस्लिम का था, वो समाप्त हुआ था। लेकिन जो लग रहा था कि उसका फायदा बीजेपी की तरफ गिरेगा, वो गिरा नहीं। उल्टा जो सिनेरियो बना वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि बीजेपी को तमाम बड़बोले नेताओं के उनके जो बयान थे उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। जी अच्छा, गुजरात में एक चीज और देखा गया है नीतीश जी, जैसे ट्राइबल्स एरियाज बहुत हैं और 35 से 40 सीटें ऐसी आती हैं जो आदिवासी समाज बड़ी संख्या में हो रहता है। जल जंगल जमीन चारों तरफ से घिरा हुआ सारा क्षेत्र है और आदिवासी समाज वहां पे रहता है। आदिवासी समाज को देखा गया है कि जैसे डेडियापाड़ा एक वहां वो पड़ता था विधानसभा, यहाँ से वो ऐसी 2 सीटें थी, एक तो अहमदाबाद में एक सीटें थी और एक सीट थी ये भरूच लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था डेडियापाड़ा, जहां से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे चेतर वसावा वो चुनाव जीते। तो वो आदिवासी समाज से आते थे, हालांकि जो चुनाव लड़े थे वो भी आदिवासी समाज से थे, लेकिन आदिवासियों का विश्वास जो रहा वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया, वहां पे चेतर वसावा चुनाव जीत गए। दूसरी तरफ एक और सीट है जहां केजरीवाल का एक और विधायक है। तो आप नहीं देखते कि धीरे धीरे ही करके, लेकिन अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं गुजरात में अपना स्थान ढूंढ रही हैं और वो जो 35 से 40 सीटें हैं विधानसभा की जिसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे हमें लगता है कि ये पैठ अगर मजबूती के साथ काम किए, उन आदिवासी समाज के बीच में जाकर वहां के लोगों को बेसिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो उसके मुद्दे को उठाया। खासकर वहां पे एक और बहुत ज्यादा मुद्दा था पानी का, पानी और वहां के जो जंगल्स हैं उसको काटा जा रहा लगातार। दूसरी चीज ये समस्या हो रही थी कि बहुत सारे लोग, अब जो पहाड़ है वहां पे जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक वहां पे हो नहीं पाया। हालांकि रोडें बहुत शानदार बनी है, आज भी गुजरात में आप पहाड़ों पे जाएंगे, कहीं भी गांव में जाएंगे, लेकिन जो आदिवासी समाज की जो प्रमुख मांगे थी उसमें भी अभी बहुत सारी कमियां हैं जो पूरी नहीं हुई है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी अब उन सारी चीजों पे फोकस करेंगे, उन समाज पे फोकस करेंगे जो विकास से भी वंचित रह गए हैं। बिल्कुल संजय जी, हम आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि राहुल गांधी अब जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगी। जो तमाम बातें आपने कही, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा रहा, गरीबों का मुद्दा रहा, वंचितों का मुद्दा रहा, शोषितों का मुद्दा रहा, SC ST को लेकर भी मुद्दा रहा, और SC ST का जो भी मुद्दा आया उसमें संविधान सर्वोपरि हुआ। संविधान वाला बयान ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में असर दिखाया, तमाम जगहों पे असर दिखाया। एक स्ट्रेटेजी, चूंकि ये राजनीति अयोध्या मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो हम आपसे फिर बता रहे हैं, एक समय में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ था, उस दौरान जो भी वहां पर श्रद्धालु आ रहे थे उनकी संख्या करोड़ों में थी। तो एक सर्वे का आंकड़ा ये भी लगाया जा रहा था कि साउथ और पूर्वांचल के लोग बहुत ज्यादा खुश थे मंदिर बनने से, और जो भीड़ आई थी अगर उसका एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन रखा जाए तो वो भीड़ लगभग किसी सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होती है। क्या अयोध्या में जो लोग आए थे उन्होंने ही वोट नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जा रहा है संजय जी। जी बिल्कुल, ये कई करोड़, जैसे वहां से आधिकारिक आंकड़ा जारी होता था कि अयोध्या में प्रति दिवस इतने करोड़, इतने लोग, कहीं 5 करोड़, कहीं 10 करोड़, 21 करोड़, इस तरीके का जो भी आंकड़ा, तो संभवतः क्या वो सारा आदमी बीजेपी का वोटर था, या पहले जब वो वहां पर दर्शन करने आया उस दौरान उसके दिल में बीजेपी के प्रति प्यार था, लेकिन जब तक चुनाव आया फिर संविधान वाला मुद्दा। तो आदिवासी मुद्दा जैसे आपने कहा, अब आदिवासी शब्द थोड़ा सा हम लोगों को सुनकर अजीब सा लगता है, क्योंकि ये एक बहुत पुराने समय का लगता है। ये बदलाव होना चाहिए। आदिवासी क्या है? हम सभी बराबर हैं। भारत का संविधान, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें इस चीज को, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर उनके मन में विचार है। हम लोग अच्छे कपड़े पहनते, उनका भी हक है। उनके उत्थान को लेकर भले चाहे कांग्रेस जब सत्ता में रही उसने भी वादा किया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता में रहे, बीजेपी सत्ता, उन्होंने भी वादा किया। फुलफिल कौन कर रहा है? अभी तक देखा जाए तो कोई नहीं, बिल्कुल कोई भी अगर मामला है तो अभी फुलफिल उनकी जो आत्मसंतुष्टि है आदिवासी समुदाय की, वो अभी नहीं मिल पा रही। और इस दौरान एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये आता है संजय जी,
आप किसी को 10 साल से लगातार देख रहे हैं, बिल्कुल सही। किसी को 20 साल से लगातार देख रहे हैं, आप ऊब गए हैं। जनता चाहती है अरे हमेशा से यही, हमेशा से यही, हमेशा से यही, तो वो भी सोचती है कि एक बार बदलाव होना चाहिए। अगर ये इम्पैक्ट वहां की जनता में ज्यादा हो गया तो इसका नुकसान बीजेपी गवर्नमेंट उठाएगी। जी बिल्कुल नितेश जी, दूसरी चीज ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनको देखा गया है कि वो इस बात को लेकर सोचते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर सोच रहे थे कि हमारी 60 से 70 सीटें आ रही थी, वो एकदम आराम से बैठे चैन की सांसें ले रहे थे कि हम जीत रहे हैं यहाँ से। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उनको हार का सामना करना पड़ा है, और एक बड़ी पार्टी थे उत्तर प्रदेश में, 64 से ज्यादा सांसद थे यहाँ पे, तो उसके बाद उनको आधी सीटें भी यहाँ नहीं मिली। और अगर गुजरात को लेकर भी अगर यही निश्चिंत बैठे रहे कि हम गुजरात तो हमारा है, अपना है, हमारे लोग हैं वहाँ पे, हमारी सरकारें बन रही है, 20-25 साल से वहाँ पे हमारी सरकार है और वहाँ पे सारे सांसद भी हम चुनाव जीते हैं, तो अगर इस उसमें रहेंगे अफवाह में कि गुजरात सेफ है, तो कोई भी स्थान हमें नहीं लगता नितेश जी कि इस वक्त सेफ है, क्योंकि विपक्ष हमलावर है और वो लगातार जनता के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है, क्योंकि सत्ता में 10 साल हो चुका है मोदी सरकार को रहते हुए। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा संजय जी। वाराणसी से सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या चुनाव जीते हैं? हाँ बिल्कुल, चुनाव तो, लेकिन निश्चित ही यह सत्य है कि जीत का सर्टिफिकेट उन्हें मिला, लेकिन अगर वहां पर देखिए वोटों का अनुपात, जैसा कि अजय राय ने कहा, आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए, अजय राय जो उनके प्रतिद्वंदी थे उन्होंने साफ तौर पर कहा, और अजय राय से अगर प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव में जो आंकड़ा था वो इतना कम हुआ, बहुत बड़ा एक मार्जिन नहीं था, अजय राय को बम्पर फायदा मिला वाराणसी से। ये इस तरीके की जो जीत थी इसको बिगेस्ट जीत नहीं माना जाता। राहुल गांधी ने जहां से सीट जीती उसका अंतर देखिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तमाम ऐसी चीजों को सोचना पड़ेगा, और बीजेपी के उन नेताओं को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो आने वाले समय में, और आपको एक बात और भी बता दूं, अभी यहीं पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता पूरे यूपी से एक सर्वे रिपोर्ट मंगा रहे हैं संजय जी, ये रिपोर्ट भी ऑफिस में बैठ के तैयार की गई है। जिस जिले में जिस नेता का अच्छा प्रभाव रहा है उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार की गई। ग्राउंड पे कोई नहीं उतरा है। ये बताइए, किसी चीज का फैसला लेने के लिए जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और जिले का मंत्री और बस यही लोग शामिल होंगे? कार्यकर्ताओं के बीच में क्यों नहीं जा रहे? और भी पहले रहे, यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव रहे, हमेशा बूथ अध्यक्षों के बीच में जाकर बात करते थे। आज बूथ अध्यक्षों के बीच में जाकर बात क्यों नहीं हो रही है? बूथ अध्यक्षों के मन की बात क्यों नहीं जानी जा रही? तो ये तमाम मुद्दे, और आज देखिए समाजवादी पार्टी के जो भी वोटर था उसके अंदर एक उत्साह आ गया है। एक समय में बिल्कुल डाउन चल रहे थे। ये जो कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, विपक्ष में बैठने के बावजूद भी वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बीजेपी को इस पर सोचना चाहिए। राहुल गांधी के आने पर एक समय हूटिंग होती थी सदन में, आज राहुल गांधी के आने पर उत्साहवर्धन किया जा रहा है। क्यों नहीं बीजेपी ये चीज मानने को तैयार है कि उनका जो ग्राफ था वो कम हो रहा है, उसको उनको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वोटर को लेकर बात करते थे, मायावती के ऊपर लगातार आरोप लगे, बीजेपी की बी पार्टी, ए बी पार्टी, इन्हीं सब के बीच में चंद्रशेखर रावण आप देखिए कितना अच्छा से डेवलप हुआ, कितना बढ़िया चेहरा एक राजनीति का बनकर निकला है। और निश्चित ही आने वाले समय में वो न सिर्फ उस समुदाय का बल्कि भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि उसके अंदर गट्स हैं। वो जिस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करता है, अपने समुदाय की बातों को, इससे लोगों को सीखना चाहिए, खासकर भाजपा के नेताओं को सीखना चाहिए कि अपने कार्यकर्ता के लिए पक्ष कैसे रखा जाता है। ऐसे तमाम मामले होते हैं कि उनके नेता ही अपने कार्यकर्ता के खिलाफत में खड़े। तो संजय जी, ये बीजेपी के पास वो तमाम समस्याएं हैं। जी नितेश जी, बिल्कुल हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुजरात को लेकर, खासकर क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी अभी भी बने हुए हैं। वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान कि आप हमसे लिखित ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हम चुनाव में हराने जा रहे हैं। और ये जो सरकार चल रही है एनडीए की, वो भी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अच्छा, जो ये सरकार चलने को लेकर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, कई बार उन्होंने एक विदेशी मीडिया को भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। अभी लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया कि अगस्त तक हो सकती है, या अगस्त लास्ट तक या सितंबर तक सरकार गिर सकती है। क्या कुछ आप देख रहे हैं इसमें? क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से अंदर ही अंदर ये लोग बात कर रहे हैं? कांग्रेस के आला कमान की बात चल रही है सीटों को लेकर, क्या कुछ देखते हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मोदी सरकार 5 साल अपना पूरा करने वाली है। संजय जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी बिल्कुल नीतीश, ठीक है। एक तरफ तो ये लगता है कि संभवतः ये लोग बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर वही बात आती है, ऐसा तो नहीं बीजेपी गवर्नमेंट पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनाकर
बीजेपी को ग्रो अप ही नहीं करने देना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात आ रही। हालांकि एक चीज बताऊं, बीजेपी की जो राजनीति रही उस हिसाब से तो ये लगता है कि चाहे जितना ये बात करें, संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये अंदर अंदर कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त कर लेंगे। जो अंदर के घटक दलों से सूचना आ रही है कि तमाम सांसदों से उनका संपर्क है, लेकिन बीजेपी को फिर यही चीज नुकसान करती है। एक तरफ हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रही बीजेपी, फिर कांग्रेस का जो नेता छोड़ के जाता था वो आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में बैठ रहा, और बड़े नेता को भले जगह ना मिली हो लेकिन जो गैर दल से आया उसको बड़ी इज्जत दी जा रही। तो ये संजय जी जो ये स्ट्रेटेजी, एक तरफ आप नारा दे रहे हो, एक तरफ आप उन्हीं लोगों को पार्टी के भीतर ले रहे हो, तो इसको लेकर जो कांग्रेस की एक नेता थी आराधना मिश्रा जी, हमने उनसे भी बात, तो उन्होंने भी यही चीज कहा था कि उनको कांग्रेस की ही आवश्यकता है, बीजेपी को अपना नाम बदलकर कांग्रेस ही रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको कांग्रेस के ही नेताओं की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कटाक्ष था, और ये चीजें निश्चित भाजपा को नुकसान ही पहुंचा रही है चुनाव में। फिलहाल हम लोग के अभी जारी है, गुजरात को लेकर मंथन कर रहे हैं। हम हमारे सहयोगी थे नीतीश मिश्रा, जिनसे हमने बातचीत की गुजरात को लेकर, क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी का गुजरात में होने का मतलब है सियासी विवाद, क्योंकि वो राज्य है, वो गढ़ है उन लोगों का जो अभी सत्ता में है, और सत्ता में ही नहीं, प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री, वो दोनों का घर है। वहां से उन्होंने अपना सियासत शुरू किया था, और सियासत के उस गढ़ में अब राहुल गांधी भेद करने लगे हैं और लंका लगाने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात में। कांग्रेस के ग्राफ को बढ़ाना चाहते हैं कि कांग्रेस को गुजरात में हम कैसे स्टेब्लिश करें। बड़े जोश और उत्साह में आज राहुल गांधी दिखे, जिसको लेकर आज हम लोगों ने चर्चा की कि क्या आखिर राहुल गांधी जो गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट पहुंचे हैं और जाने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन लोगों से मिलने वाले हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और उन लोगों के साथ बैठ के करेंगे कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या राहुल गांधी अब गुजरात में सेंधमारी कर सकते हैं या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हैं। कैसी लगी डिबेट आपको, और किस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें, डिबेट करें और चर्चा करें? नमस्कार।